नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। महाराष्ट्र की राजनीति में मचे घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब शिवसेना का क्या होगा। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की राजनीति का क्या होगा। बागी विधायकों की सुनने की बजाय क्यों उद्धव ठाकरे अभी भी एनसीपी चीफ शरद पवार के इशारे पर काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में संख्या बल सबसे अहम होता है और इस वक्त ये संख्या बल ठाकरे सरकार के साथ नहीं है। ऐसे में क्यों उद्धव ठाकरे कोई ऐसा फैसला नहीं ले पा रहे हैं जिसके चलते उनकी बची खुची इज्जत बाकी रह जाए। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। बहुत पानी बह गया है गंगा में फिलहाल तो ये लग रहा है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक चल रही है, सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना का हो रहा है। शिवसेना की हालत दरअसल ऐसी क्यों हुई है? क्या यही माना जाए कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया? क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं, लेकिन असली वजह आपकी नजर में क्या हो सकती है? अंजू जी, जब तक हम हमारे ये सुन रहे होंगे लोग, तब तक कुछ ना कुछ नतीजे पर महाराष्ट्र की राजनीति आ गई होगी। कोई नतीजा चाहे कुछ भी हो आ गया होगा, लेकिन परिणाम कुछ भी हो, एक चीज तो सामने आ रही है कि शिवसेना एक कगार पर ऐसे खड़ी है जो अभी उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। 2 टुकड़े तो तय है, लेकिन इसके बाद भी कई टुकड़े होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। माना जाता है या कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही शिवसेना को तोड़ा है। अंजू जी, जरा भूतकाल में जाके हमें टटोलना पड़ेगा कि शिवसेना क्या पहली बार टूटी है। शिवसेना के स्थापना के वक्त ही ऐसी कुछ घटनाएं शिवसेना के साथ हुई थी जब बाला साहब विद्यमान थे। उसके बाद छगन भुजबल ने जब शिवसेना को छोड़ा था, तब एक बड़ा भूकंप शिवसेना में आया था। और वो वाली शिवसेना की टूट किसने की थी? जब पहली बार जब शिवसेना बड़े पैमाने पर टूटी थी, तब शिवसेना के नेता छगन भुजबल शरद पवार के इशारे पर ही उसको छोड़ चुके थे। मतलब पहला टूटना हुआ शरद पवार के हाथ। दूसरी बार जब शिवसेना टूटी तो उनके एक वरिष्ठ नेता गणेश नाइक, जो नई मुंबई के बड़े अच्छे नेता है, वो गणेश नाइक फिर टूटे और वो चले गए एनसीपी में। तो मतलब साफ है अंजू जी दूसरी कि फिर एक बार शरद पवार। तीसरी बार शरद पवार का कोई हाथ नहीं था। नारायण राणे ने शिवसेना को तोड़ा था और वो चले गए थे कांग्रेस में, और मेरे ख्याल से उस वक्त राष्ट्रवादी का गठन भी हो चुका था। तो 3 बार शिवसेना टूटी इससे पहले, और तीनों बार में कांग्रेस और 2 बार एनसीपी का हाथ था। अब यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ओछी और गंदी राजनीति कर रही है, शिवसेना को तोड़ रही है। अब शिवसेना की जो भी लीडरशिप है अंजू जी, जो भी रूठ कर चले गए हैं, मैं उसको टूटना नहीं मानता हूं, क्योंकि वो फिलहाल आज भी वही बात कर रहे हैं कि वी आर टिल इन शिवसेना। हमारे नेता बाला साहब ही है, हमारे नेता उद्धव ठाकरे ही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोग एनसीपी के साथ या कांग्रेस के साथ चले जाओ। लेकिन शरद पवार जो है वो उद्धव का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब 40 लोग बाहर निकल गए हैं, वो बोल रहे हैं कि शरद पवार को छोड़ दो। शरद पवार जो है उद्धव का हाथ पकड़े हुए है, कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, आखिरी वक्त तक साथ दूंगा। अब ये आखिरी वक्त तक का क्या मतलब है, ये शरद पवार जाने। ये शिवसेना के आखिरी वक्त तक, उद्धव के आखिरी वक्त तक, किसके आखिरी वक्त तक साथ देंगे, ये शरद पवार जाने। लेकिन उनके विधायक कह रहे हैं आप शरद पवार को छोड़ो, हमसे नाता जोड़ो। शरद पवार कह रहे हैं भले ही उनसे नाता तोड़ो, मुझे मत छोड़ो। तो इस फूट में कौन शामिल है? अब संख्या बल की बात करें अंजू जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ावा देना एक स्वाभाविक बात है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप भूखे हैं, कोई अपना धान्य बाहर खड़े फेंक दिया है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उठा लेगा ना कोई भी जाके, भूख लगी है, खा तो लेगा। अब राजनीति में संख्या बल एक सर्वोत्तम पर्याय होता है, वही एक पर्याय होता है। आप कितने अच्छे विचार वाले हो, आप कितने भावुक होकर भाषण करते हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। जब 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार चली थी, तो उसके आखिरी दिन अटल जी ने एक भाषण संसद में दिया था, और उनका आखिरी वाक्य था, आप सब लोग जानते हैं वो आखिरी वाक्य क्या था। उन्होंने कहा था, संख्या बल के सामने अपना सर झुकाते हुए राष्ट्रपति महोदय को मैं अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं। अब यही एक बात है, संख्या बल के सामने सर झुकाना ही पड़ता है, और सत्ता में आना है तो संख्या बल जुटाना ही पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इनकी आपसी रंजिशों के कारण संख्या बल जुटा रही है, तो अपने राजनीतिक दांव पेच खेल रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का टूटने में हाथ नहीं है। जब टूट ही चुके हो तो इसका फायदा ले रहे हैं। मतलब एक आध बियर वाली गाड़ी या दारू वाली गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाती है रास्ते के बगल में, सारे बॉक्सेस बिखरे पड़े हुए होते हैं, और लोग आके उसको लूट ले जाते हैं। अब इसके गाड़ी का एक्सीडेंट होने में किसी का तो कोई हाथ नहीं होता, लेकिन लूट में हाथ होता है। वैसे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बक्से बिखरे हुए पड़े हैं, ओनर नहीं आ रहा है, तो बीजेपी अपने बक्सों को उठा रही है, अपने हिस्से के बक्सों को। बस यही एक मामला है। मुझे ये तो यही लगता है कि फूट जो हो रही है, टूट जो हो रही है, वो एनसीपी के कारण ही हो रही है, बीजेपी के कारण नहीं। लेकिन मुझे ये समझाइए कि ऐसा क्या है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को छोड़ना ही नहीं चाहते, और आखिरी दम तक या सरकार के गिरने से पहले तक उनका साथ देना चाहते हैं? और दूसरा ये कि उन्होंने पिछले कल ये स्टेटमेंट भी दिया था कि एनसीपी विपक्ष में बैठने को तैयार है। तो कैसे देखा जाए इन स्टेटमेंट्स को? मैं आपको एक बात सीधी पहले भी बता चुका हूं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये कहावत तो हमने सुनी है। अब एक स्टेट है और कई स्टेट की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मतलब एनसीपी है, शिवसेना है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तीन तीन पार्टियां एक ही राज्य में अपना ये बना नहीं सकती, मैदान बना नहीं सकती। तो किसी एक पार्टी को तो टूटना ही होगा, बिखेरना ही होगा, खत्म ही होना होगा। अगर शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो एनसीपी के जुड़े हुए ही वोट लेती है, मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूं कि मराठा समाज जो महाराष्ट्र में है, उनके अधिकतर वोटर शिवसेना के वोटर है। क्योंकि मराठा समाज में भी दो वर्ग है, एक है जो पॉलिटिकली प्रस्थापित हो चुका है, मतलब मोहिते, देशमुख, चौहान, पवार, निंबाळकर, ये गिने चुने एक 20-25 परिवार है जिन परिवारों के हाथ में महाराष्ट्र की राजनीति है। अब एक वर्ग जो बहुत बड़ी संख्या में है, उनके हाथ में राजकारण की डोर कभी नहीं आई, तो इनके हाथों में बाड़ा साहब ने ये थमा दिया। कभी उनको शिवसेना का लोकल का प्रमुख बना दिया, जिला का प्रमुख बना दिया, टिकट दे दिए, जिला पंचायत से लेकर विधानसभा तक, लोकसभा तक इन आम आदमियों को टिकट दे दिया। तो मराठा समाज का एक बहुतांश वर्ग ऐसा है जो शिवसेना से जुड़ा हुआ है, और शरद पवार की राजनीति मराठा समाज के वोटर पर ही टिकी हुई है। अगर शिवसेना नहीं रहती है तो ये मराठा समाज का वर्ग एनसीपी के साथ चला जाएगा, ऐसा शरद पवार का मानना है, समझना। और कई हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि उनके साथ ही ज्यादातर मराठा समाज जाएगा, ऐसा उनको लगता है। तो शरद पवार चाहते हैं कि शिवसेना जितनी जल्दी खत्म हो जाए, उतने उनके वोटर्स एनसीपी के साथ चले आएंगे। और यही एक कारण है कि उनके लोगों को शरद पवार अच्छे नहीं लगते हैं शिवसेना के, फिर भी शरद पवार उद्धव को चिपके हुए। मैं आपको एक बात और अपने दर्शकों को भी एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, तो अहमदनगर सीट को
एनसीपी के हाथ से निकालकर कांग्रेस को दिए जाए, ऐसी मांग हो रही थी। क्योंकि राधा कृष्ण विखे पाटिल और सुजय विखे पाटिल ये चाहते थे कि सुजय नगर की जगह लड़े। लेकिन शरद पवार ने उस वक्त कहा था कि किसी के बच्चे को मैं क्यों अब बड़ा करूं, किसके बच्चे का आग्रह मैं क्यों पूरा करूं, बाल हट मैं क्यों पूरा करूं। लेकिन अब शरद पवार कहते हैं कि बाड़ा साहब के बेटे का संभाल करना, उसका अच्छा देखना मेरा कर्तव्य है। तो समझ लीजिए कि शरद पवार जिस मिट्टी के बने हैं उस मिट्टी को छोड़कर उद्धव के साथ वो बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनको पता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बचने वाली नहीं है। अगर बचती नहीं है तो उद्धव के साथ जो भी वोटर है वो आके एनसीपी के साथ मिले तो एनसीपी बड़ी होगी, और यही नतीजा आपको इस सब के बाद चुनाव में दिखने वाला है। और यही एक राजनीति शरद पवार की चली आ रही है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि क्यों शरद पवार नहीं चाहते उद्धव ठाकरे को छोड़ना। लेकिन उद्धव ठाकरे को देखिए, उनकी तो पार्टी के करीब करीब 40 विधायक उनको छोड़कर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि असली शिवसेना हम हैं। तो उद्धव ठाकरे को क्या ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है? कम से कम इस मौके पर उन्हें अपनी पार्टी को सामने रखकर सोचना चाहिए। उनकी क्या मजबूरी है कि वो शरद पवार के साथ अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं? आपको शेख चिल्ली की कथा याद होगी अंजू जी। जिस टहनी पे बैठा है उसी को वो तोड़ रहा है। मतलब टहनी के आगे वाले छोर पे बैठा है और पीछे वाला जो पेड़ से जुड़ा हुआ है वो काट रहा है। परिणाम क्या होने वाला है सबको मालूम है। वैसे ही उद्धव ठाकरे अपनी ही टहनी को तोड़ रहे हैं। जो बात उनके 38 विधायकों को समझ में आ रही है, जो बात उनके साथ विधायक खड़े हुए हैं उनको भी समझ में आ रही है, पूरी मीडिया को ये बात समझ में आ रही है। मीडिया को मतलब जो न्यूट्रल मीडिया है उसको, और हम जैसे मीडिया को। आजकल हमें न्यूट्रल नहीं कहा जाता। मतलब पत्रकारों के भी एक वर्ग हो गए हैं कि एक मोदी पक्ष वाला हो गया है, एक बीजेपी पक्ष वाला हो गया है। बीजेपी वालों में भी अलग अलग है कि एक मोदी पक्ष का है, एक बीजेपी पक्ष का है। वैसे तो पत्रकारों का एक वर्ग को भी ये समझ रहा है, और ये बात समझाने की कोशिश तो उद्धव को हो रही है कि भाई नुकसान तो आपका ही होगा। आज उनके 10, 15, 17, 18 जो भी कुछ विधायक वो कह रहे हैं कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन करना है उनका, अगर ये हो जाता है तो महाराष्ट्र की विधानसभा में सबसे कम सीटों वाले पार्टी कौन सी हो जाएगी? शिवसेना हो जाएगी। स्वाभाविक तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री पद तो छोड़ना पड़ेगा। मतलब ऐसी भी इज्जत जा रही है, वैसे भी इज्जत जा रही है। वहां तो बहुत बुरी तरह से जाएगी, क्योंकि अगले वाले चुनाव में तो बोल देंगे ना कांग्रेस वाले, भाई आपके सीट तो हमसे कम है, अब जो भी कुछ बंटवारा होगा इसमें हम दोनों आपस में बांट लेंगे और जो बचा हुआ है आपको दे देंगे। यही अगर होता रहा अंजू जी, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई के एरिया तक ही सीमित हो जाएगी। मुंबई मतलब बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो एरिया है वहीं तक सीमित हो जाएगी। बाकी महाराष्ट्र में शिवसेना का सफाया हो जाएगा। ऐसी क्या मजबूरी होगी? मुझे नहीं लगता कि उद्धव की कोई मजबूरी है। बस मुझे यही लगता है कि उद्धव को इस तरह से पढ़ाया गया है, या वो खुद ऐसे बने गए कि अब वो अहंकार के कारण, मैंने छोड़ा है ना, अब नहीं जाऊंगा, अब चाहे सर फूटे या माथा, 11 महीने तो हाँ कर ली, वो गाना है ना, अब चाहे सर फूटे या माथा 11 महीने तो हाँ कर ली। उस तरह से अब इनके साथ हाँ कर ली है, अब कुछ भी हो जाए। संजय राउत जैसे उनके सल्लागार अगर इर्द गिर्द हो तो क्या होने वाला है? और एक बात अंजू जी, आप इसको इतना हल्के में मत लीजिए कि कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है प्रताप सरनाइक भी शिंदे के गुट में जा गए है। आपको पता है यामिनी यशवंत जाधव भी एकनाथ शिंदे के ग्रुप में ही है। बिल्कुल। और इन दोनों का सबसे करीबी कनेक्शन इकोनॉमिकली मातोश्री के साथ है। बिल्कुल। जिस पुणे के तानाजी सावंत है, जो उस्मानाबाद परांडा संसदीय विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उनके कार्यालय पर हमला हुआ।
अब जो भैरवनाथ शुगर फैक्ट्री का कार्यालय वहां था, उस भैरवनाथ शुगर फैक्ट्री ने शिवसेना को 10 करोड़ रुपए दिए हैं ऑन द रिकॉर्ड। अब बताइए मुझे, नुकसान किसका हो रहा है? 2 करोड़ 50 लाख वाला मामला तो अभी आप भूले नहीं होंगे। मातोश्री को 2 करोड़ 50 लाख की घड़ी, ये मामला तो अभी भूला नहीं है। तो अपने ही पार्टी को सक्षम करने वाले लोगों से पंगा लिया है एक, और जो ये तपास कर रही यंत्रणा को बता सकते हैं कि भाई पैसे गए कहां, तो स्वाभाविक तौर पे वो बोलेंगे कि वहीं गए जहां जाने चाहिए थे। तो ये किस हद तक महंगा पड़ेगा? ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जिनके साथ आप काम करते थे वो कैसे चलेगा? यही एक बात उद्धव ठाकरे को समझ लेनी चाहिए। लेकिन आदित्य के प्रति अपना प्यार देखकर उद्धव ठाकरे धृतराष्ट्र की भूमिका में चले गए हैं, रश्मि ठाकरे गांधारी की भूमिका में चली गई है, और जिस गांधार देश से वो आती है वहां के गांधार नरेश शकुनी की भूमिका में पाटनकर चले गए हैं, श्रीधर पाटनकर जो उनके भाई है, जो रश्मि ठाकरे के भाई है। और इधर तो संजय है ही, उधर का संजय तो सब कुछ सच बताता था, लेकिन इस संजय के पास शायद दिव्य दृष्टि है कि नहीं हमें पता नहीं। वो जो कुछ चाहते हैं वो बता रहे हैं, जो कुछ घट रहा है वो बता नहीं रहे, जो कुछ चाहते हैं वो बता रहे हैं। और यही एक उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है आने वाले दिनों में। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन उद्धव की दिक्कतें कम होने के मुझे कुछ भी आसार नहीं दिख रहे हैं। अंजू जी, आप कह रहे हैं सुशील जी कि पता नहीं संजय के पास दिव्य दृष्टि है या नहीं, लेकिन तलवार जैसी जुबान जरूर है। और हमने ये सुना है ना कि शब्द जो होते हैं वो ज्यादा वार करते हैं तलवार से ज्यादा। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें कि जो हालत शिवसेना की हुई, उसमें संजय राउत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शव ही आएंगे गुवाहाटी से, ऐसा हो जाएगा, मतलब आप सोचिए वो शब्द जो मैं बोलना भी नहीं चाहती अपने कार्यक्रम में, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राज्यसभा का एक सांसद करता है। लेकिन इस बीच जो खबरें ये आ रही है कि ये जो गुट है, शिंदे गुट, वो एक मानकर चल रहा है कि हम राज्यसभा में इन्हें अपना सांसद नहीं बनाएंगे। तो क्या संजय राउत की दिक्कतें इस लेवल तक होंगी कि आगे चलकर वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के? संजय राउत की राजनीति में ना इधर के ना उधर के शिवसेना में क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन संजय राउत की राजनीति दिन ब दिन एनसीपी की तरफ उनका झुकाव बढ़ता नजर आ रहा है। और एनसीपी के लिए ही, एनसीपी को भी ऐसे कुछ भी बोलने वाले नेता की जरूरत होती ही है। मतलब इससे पूर्व अगर आप देखें तो मिटकरी थे, अमोल मिटकरी, वो ऐसे ही बयानबाजी के लिए कुप्रसिद्ध थे। उससे पहले जितेंद्र आवाड़ थे जो कुछ भी बयान करते थे। आजकल वो शांत है, आजकल वो ज्यादा बयान करते नहीं दिख रहे हैं। तो जितेंद्र आवाड़ थे। तो ऐसे बड़बोले नेता की जरूरत होती ही है, और वही बड़बोलापन संजय राउत के पास है। तो शायद संजय राउत आगे के दौर में हमें शिवसेना के साथ नहीं बल्कि एनसीपी के साथ नजर आएंगे। लेकिन वो ना उद्धव के करीबी हो सकते हैं, ना अभी इन विधायकों के करीबी हो सकते हैं, ना अभी वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हो सकते हैं। अब उनके पास एक ही पर्याय बचा है, वो एनसीपी का, और उनका बड़बोलापन। फिर से मैं कहता हूं, उनका बड़बोलापन यही एक मेरिट है, वरना शरद पवार के लिए तो इनकी उपयोगिता ही खत्म हो चुकी है। जितना शिवसेना को नुकसान करना था शिवसेना का, या जितना शिवसेना का अधपतन करना था, उतना तो कर चुके हैं। अब उनकी जरूरत बची है क्या, यही एक सवाल मेरे मन में भी है। और लगता है कि अभी वो एनसीपी में कुछ काल के लिए अपने बड़बोलेपन के लिए बीजेपी पर वार करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। ये वाले बयान जो होते हैं वो करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। तो उनका झुकना मुझे एनसीपी की तरह दिख रहा है, और उसके बाद राजनीति खत्म। वैसे भी वो कहते हैं ना कि मैं तो शरद पवार का आदमी हूं। हाँ, शरद पवार का आदमी हूं कहते भी है और सिद्ध भी हुआ है। आप कभी भाषण देखा है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते वक्त? वो शरद पवार का जिक्र जब भी करते हैं तो हमेशा कहते हैं आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, और वो बाला साहब
ठाकरेंची शिवसेना, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इस तरह से बात करते हैं। मतलब वो जी, आदरणीय, माननीय ऐसे शब्दों का प्रयोग ठाकरे परिवार के लिए बहुत कम करते नजर आते हैं। लेकिन वो जानबूझकर शरद पवार के लिए आदरणीय, माननीय वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आता है कि वो पवार के ही आदमी हैं। जब कुर्सी देने के लिए दौड़े दौड़े चले गए थे, तभी पता चलता है कि किनके आदमी हैं वो। सामना में पहली बार शरद पवार का इंटरव्यू भी बड़ा किया था, एक शरद बाकी गारद के नाम से। तो आपको पता चल जाता है कि वो किस और झुके हुए हैं। ये बताइए कि अब जब ये आसार बन गए हैं कि संख्या बल बीजेपी के साथ है या जो शिंदे गुट है वो बीजेपी के साथ है, तो क्या लग रहा है आपको, एक स्टेबल सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी बनेगी। संख्या बल ही महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। मतलब ये अभी एक स्टेबल सरकार तो आगे 2.5 साल के लिए बनेगी ही बनेगी, क्योंकि 2.5 साल के अंदर ही ये सब कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और 2 साल बचे, 2 साल में तो पहले चुनाव ही होने वाले। मतलब अभी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है, पुणे के है, ठाणे के है, औरंगाबाद के है, अभी संभाजी नगर कर दिया है, वो संभाजी नगर कहना पड़ेगा। तो चुनाव तो सामने है ही है। तो चुनाव में 1 साल ऐसे ही गुजर जाएगा और उसके बाद 1 साल बचेंगे। तो 1 साल, आगे वाले 2 साल तो ये सरकार बचेगी ही बचेगी। लेकिन अगर सरकार बनती है क्या, यही एक सवाल है। जितने भी घटना विशेषज्ञ है वो बात कर रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई संविधान को छोड़कर कुछ बातें हो रही है। गवर्नर ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप, मुझे लग रहा है, मुझे लोग मिले हैं, मुझे लोगों ने कहा है कि आप बहुमत में नहीं हो, तो तुरंत आपको आपका बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए 24 घंटे 48 घंटे की मोहलत दी जाती है। मैं आपको याद दिला दूं, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार जब बनी थी तो उस सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने ही 24 घंटे का समय दिया था और कुछ निर्देश भी दिए थे, स्पेशली उसको ऑब्जर्व किया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, न्याय कोई प्रॉब्लम हो तो न्यायालय के सामने आ जाओ, ऐसा ही कहा था। वही सारे निर्णयों के साथ गवर्नर ने बताया है। और एक बात है कि विप वाली जो बात है ना, आप विप कहते हैं, ये कहते हैं विप चलेगा, इसका चलेगा, तो फिर मैं कहता हूं लोकतंत्र में संख्या बल ही महत्वपूर्ण होता है। 38 विधायक, 17 विधायक, 17 वाले बोल रहे हैं कि हम है शिवसेना, 38 वाले बोल रहे हैं हम है शिवसेना। तो 38 वाला अपना विप निकालेगा, 17 वाला अपना विप निकालेगा, 17 वाला बोलेगा 38 वालों को मेरा विप मान्य करना चाहिए, 38 वाला बोलेगा 17 वालों को मेरा विप मान्य करना चाहिए। वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद दोनों जाएंगे कोर्ट, कोर्ट को बोलेंगे कि भैया ये तो विप का ये हो गया है, इनको खत्म कर दो, उनको खत्म कर दो, इनको अपात्र घोषित कर दो। अब जब अपात्र घोषित करने की बारी आएगी तो कोर्ट कहेगा भाई अपात्र या डिस्क्वालिफिकेशन की अथॉरिटी तो मैं नहीं हूं, इसको आपको ले जाना होगा विधानसभा अध्यक्ष के पास। तो कोर्ट करेगा ऑर्डर विधानसभा अध्यक्ष को कि कहेगा कि भाई इनका डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर आप तुरंत सॉल्व कर दो, क्योंकि ये बहुत डिस्प्यूट हो रहा है। तो विधानसभा अध्यक्ष जब बैठ नहीं है तो उनको पहले बिठाना होगा। विधानसभा अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो एक बात और है, वहां पे विप कुछ नहीं चलता है, वहां तो गोपनीय तरीके से मतदान होता है। अब चूंकि जिसके पास बहुमत है वही विधानसभा अध्यक्ष उसका ही होगा। अब जब उनका विधानसभा अध्यक्ष होगा तो रिजल्ट मैं क्यों बोलूं, अपने मुंह से क्यों खोलूं ये सारे राज, आपको पता है विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को कोर्ट भी नहीं बदलता है, ये तो सबको मालूम है। तो जो सबको मालूम है वो यहाँ के घटना विशेषज्ञों को क्यों नहीं पता चल रहा है, यही एक सवाल मेरे मन में है। आगे आगे देखिए होता है क्या, इससे ज्यादा बेहतर बोलूंगा आगे आगे देखिए, आएगा मजा। बस इस मजे को हम लेते रहेंगे अंजू जी। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि बीएमसी चुनाव में क्या होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव तो एनसीपी और
शिवसेना मिलकर लड़ने वाले। मुझे 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 आपके सवाल पर ऐतराज है अंजू जी। अभी बीएमसी चुनाव में क्या होगा इसके लिए कोई भविष्यवेत्ता की जरूरत है, किसी राजनीतिक मैं गठबंधन विशेषज्ञ की बात की कर रही जरूरत हूँ है? सुशील जी, मैं कह रही हूँ कि ये ऐलान किया था ना शिवसेना ने कि हम एनसीपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो अब वो लड़ना ही पड़ेगा। शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी, शिंदे गुट के साथ या ठाकरे के साथ? तो ठाकरे के साथ नहीं, अभी एनसीपी के और कांग्रेस के साथ ही लड़ना पड़ेगा। जितने जगह वो देते हैं उतने लेके लड़ना पड़ेगा। वही होने वाला है शिवसेना के साथ। सबसे बुरे हाल इसमें, वही तो शेख चिल्ली वाली बात तो मैंने आपको बताई थी, सबसे बुरे हाल शिवसेना के होने वाले हैं, क्योंकि इतनी छोटी संख्या के साथ कोई आपकी बड़ी डिमांडें पूरे नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलतियां क्या है मालूम है आपको? उन्होंने खुद को बाड़ा साहब समझा, पहली गलती। दूसरी गलती, उन्होंने संजय राउत को शिवसैनिक समझा, जो नहीं है। मतलब वो लोक प्रभा वाले किस्से, उनके पहले न्यूज अयोध्या के बारे में या आनंद दिघे के बारे में जो उन्होंने पहले अखबारों में लिखा था, वो अगर वो पढ़ते सुनते तो पता चल जाता आपको कि वो शिवसैनिक नहीं है। उनकी दूसरी गलती है कि उन्होंने संजय राउत को शिवसैनिक समझा। उनकी तीसरी गलती है कि उन्होंने शरद पवार के ऊपर भरोसा किया, जो बाड़ा साहब भी कहते थे दोस्त अच्छा है लेकिन भरोसे के लायक नहीं है। तीसरी गलती उनकी शरद पवार के ऊपर भरोसा किया। और उनकी चौथी गलती यह है कि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख समझा, कि होता है, चल जाता है, कैसे भी हो जाता है, भावनिक है वो, मैं कुछ बोलूंगा तो हो जाता है। अब यही गलतियां उनके सामने बार बार आने वाली है, बार बार आने वाली है अंजू जी। और इसी गलती के कारण मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। और यही दिक्कतें उद्धव ठाकरे के सामने आने वाली है। किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होगी इसके लिए। मुझे लग रहा है आखिरी गलती वो ये कर रहे हैं कि संख्या बल को देखने के बावजूद अपनी और फजीहत करवाने पर आमादा है। अगर अभी भी वो थोड़े संजीदा होकर सोचे तो कम से कम फ्लोर टेस्ट से पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, वो तो होना ही चाहिए था, लेकिन उनको लगता है कि विधान भवन में वही वाला भावनिक भाषण करके, मतलब मैं बाड़ा साहब का पुत्र के तौर पर आया और चला जा रहा हूं, ये ऐसा किया भाजपा वालों ने, ऐसा किया मोदी ने, वैसा किया शान है, ये बोलकर ही जाएंगे वो। शायद ऐसा ही लगता है, पूरे दरवाजे बंद करके ही निकलेंगे बाहर विधानसभा के। और राज ठाकरे तो पूरा तमाशा बड़े आराम से देख रहे हैं आजकल। उनके लिए तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इनका अधःपतन जितना वो देख रहे हैं उतना वो ज्यादा और खुश कौन हो सकता है। इसमें तो खुशी कंगना राणावत को जितनी खुशी होगी उतनी ही खुशी राज ठाकरे को हो रही होगी। आज इसका घमंड टूटते ही देख रहे होंगे लोग शायद। अंजू जी, तो चलिए, अब हम सबकी भी नजर रहेगी कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में या विधानसभा भवन में क्या होता है। लेकिन संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण है और संख्या बल इस वक्त जिनके साथ है वो हम सबको पता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को अभी भी विवेक से फैसला लेना चाहिए, मैं ऐसा मानकर चलती हूँ। आपने महाराष्ट्र के राजनीति में जो घमासान मचा है उस पर विस्तार से मेरे दर्शकों को जानकारी दी सुशील जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।